गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद पंक्तियाँ आपके सामने पेश करना चाहूँगा। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये पंक्तियाँ हैं यहाँ पे, इनके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपना निभाइएगा। हो सके तो आप अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश कीजिएगा। आप ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आएंगे। अब देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उससे पहले जो अगर सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स की बात करें, रोमांटिक एज का तो टाइम पीरियड आपको पता है 1798 से लेके 1837 तक का जो पीरियड है वो रोमांटिक पीरियड कहलाता है। और इसके बारे में बात करें तो हमने फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स डिस्कस किए, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और इनके अलावा रॉबर्ट सदे, यानी कि जो लेक पोइट भी हैं, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इनमें पी.बी. शेले का नाम आता है, पर्सी बिशे शेले का नाम आता है, इसके अलावा जॉन कीट्स का नाम आता है, इसके अलावा लॉर्ड बायरन। तो ये तीन यहाँ पे मेन हैं। और इस वीडियो में भी हम यहाँ पे 30+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ज़रूरी हो एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश करेंगे। आप एक पेन और एक जो है नोटबुक अपनी ले सकते हैं साथ में, जहाँ पे जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी हम यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, अगर पी.बी. शेले के बारे में बात करें, पी.बी. शेले का अगर लाइफ स्पैन के बारे में बात कर लें, पी.बी. शेले का जो लाइफ स्पैन है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। ये 1792 में इनका जन्म होता है पी.बी. शेले का, और 1822 में इनकी डेथ हो जाती है। 1822 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनसे एक साल पहले 1821 में किसकी डेथ होती है? जॉन कीट्स की हो जाती है। और जॉन कीट्स का जन्म कब होता है? 1795 में होता है, यानी कि 95 से लेके 1820 तक। लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई कहा जाता है जॉन कीट्स को। 1795 में उनका जन्म होता है, 1821 में उनकी डेथ हो जाती है। और 1792 में किसका जन्म होता है? पर्सी बिशे शेले का जन्म होता है, 1822 में इनकी डेथ हो जाती है। और जॉन कीट्स की डेथ जो है ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। और शेले की डेथ कैसे होती है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पे हमने एमसीक्यूज़ ले रखे हैं इनसे रिलेटेड, यानी कि डूबने से होती है, मैं यहाँ पे बता देना चाहूँ। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, शेलीज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम इज अ। तो क्या है ये इनकी क्रिएशन? ये प्ले है कि लिरिक है, मेमोयर है कि मास्क है? तो इनमें अगर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर की ओर हम यहाँ पे बढ़ेंगे। ये एक लिरिक है, यहाँ पे हमारे पास लिरिक है। लिरिक यानी कि एक टाइप है किसका? पोम का, कविता का ही एक प्रकार है। और लेकिन अगर इसके लिए कहीं पे आपको ना लिरिक दिया हो ना पोम दिया हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम एक अलग वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं लिटरेचर की लैंग्वेज में, लेमेंट, LAMENT, लेमेंट। लेमेंट इसके लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड। तो लेमेंट क्या होता है? लेमेंट के बारे में मैं बता दूं, लेमेंट एक नॉन नरेटिव होती है। नरेटिव मीन्स वर्णनात्मक, नॉन नरेटिव मीन्स जिसमें वर्णन नहीं होता है। कहने का मतलब ज़्यादा डिटेल में उसका वो एक्सप्लेनेशन वहाँ पे एकदम से विस्तार से वर्णन नहीं मिलेगा। नॉन नरेटिव पोम है किसकी? बात करें यहाँ पे पी.बी. शेले की। तो नॉन नरेटिव पोम एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ, यानी कि लेमेंट क्या होता है? लेमेंट बोल सकते हैं एक नॉन नरेटिव पोम होती है जो एक्सप्रेस करती है क्या? डीप ग्रीफ, यानी कि गहरे दुख को व्यक्त करती है। या सोरो, ग्रीफ की जगह हम सोरो भी बोल सकते हैं। ग्रीफ यानी कि दुख, ग्रीफ की जगह हम क्या बोल सकते हैं? सोरो। तो एक जो डीप ग्रीफ या सोरो को ये व्यक्त करती है ओवर अ पर्सनल लॉस, यानी कि एक पर्सनल व्यक्तिगत लॉस के बारे में जो है ये बताती है। कहने का मतलब एक्सप्रेस करती है, उसके गहरे दुख को व्यक्त करती है। लेमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, लेमेंट के बारे में अगर कहीं पे पूछा जाता है तो लेमेंट के बारे में सिंपल से हम बोलेंगे, लेमेंट इज़ अ नॉन नरेटिव पोएम एक्सप्रेसिंग डीप सोरो ओवर अ पर्सनल लॉस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मैरिड मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट।
तो किसकी शादी हुई, यानी कि किसने शादी की, कहने का मतलब है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट से। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विलियम गॉडविन की जो है शादी हुई थी किसके साथ, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट के साथ। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट कौन है, ये जो कि जानी जाती हैं अपनी फेमस वर्क के लिए ऑफ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन, और विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन के लिए जानी जाती हैं, जो कि कब आया था, जो इनका वर्क 1792 में आया था। 1792 में आया था मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट का वर्क, जिसका नाम हमने बताया और विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन। तो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट की शादी किससे हुई, विलियम गॉडविन से। और मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट जो हैं इनकी लड़की, इनकी डॉटर, यानी कि गॉडविन और मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट की जो डॉटर है उनका नाम मैरी शैली है, जिनकी शादी किसके साथ होती है, मैरी शैली की पीबी शैली के साथ। मैरी शैली किसके लिए जानी जाती हैं, मैरी शैली जानी जाती हैं अपने फेमस वर्क, यानी कि जिसको हम मास्टरपीस भी बोलते हैं। मैरी शैली का जो फेमस वर्क है, यानी कि उनका जो फेमस नोवेल है हम बोल सकते हैं, जो कि फ्रैंकेनस्टीन करके है। मैरी शैली का फेमस वर्क क्या है, फ्रैंकेनस्टीन इनका फेमस जो है वर्क है, क्रिएशन है, नोवेल बोल सकते हैं, नोवेल है इनका फ्रैंकेनस्टीन, मैरी शैली का। और इस फ्रैंकेनस्टीन का ही दूसरा नाम है द मॉडर्न प्रोमीथियस करके इसका जो है अदर टाइटल है फ्रैंकेनस्टीन का। ये मैरी शैली की बात कर रहे हैं। मैरी शैली हमने बताया डॉटर हैं किनकी, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट और गॉडविन की। और मैरी शैली की शादी किससे होती है, पीबी शैली, पर्सी शैली से। नेक्स्ट देखिए, शैली वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब पीबी शैली की बात चल रही है यहाँ पे। पीबी शैली जो है इन्फ्लुएंस्ड हैं किसके द्वारा, कौन से वर्क से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस जो वर्क है इससे जो है ये इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्रभावित हैं, यानी कि इस वर्क का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा किस पे, पीबी शैली पे। अब यहाँ पे बात करें पॉलिटिकल जस्टिस किसका वर्क है, तो ये विलियम गॉडविन का है। विलियम गॉडविन का वर्क है ये। पॉलिटिकल जस्टिस किसका वर्क है, विलियम गॉडविन का वर्क है। और इसके अलावा दी मेडल करके बात करें तो ये सटायर है। इसमें अगर डबल एल की बात करें तो मेडल, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। दी मेडल करके जो वर्क है, यानी कि ये सटायर है किसका, जॉन ड्राइडन का है। किसका है, जॉन ड्राइडन का है। एज ऑफ ड्राइडन, यानी कि जिसको रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दी सीजन करके किसकी पोम है, सीजन करके जो पोम है वो किसकी है, ये इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जेम्स थॉमसन की है। जेम्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जेम्स थॉमसन करके हम इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जेम्स थॉमसन करके या थॉमसन जो आप करना चाहें। तो इनकी पोम है क्या, द सीजन करके। और लास्ट वर्क जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जिस पे हमने लगभग 1 महीने पहले ही वीडियो बना रखी है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस या सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये किसके वर्क हैं, ये विलियम ब्लेक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर था वो पॉलिटिकल जस्टिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली वॉज इंटरेस्टेड इन द टीचिंग्स ऑफ, तो किसकी टीचिंग में इंटरेस्टेड थे ये जो थे इंटरेस्टेड थे, विलियम गॉडविन की टीचिंग में इंटरेस्टेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हु कंपोज्ड ओड टू स्काईलार्क। ओड टू स्काईलार्क किसने कंपोज किया, तो ये पीबी शैली हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ओड टू स्काईलार्क। ओड टू स्काईलार्क ये वर्क कब आया था, यानी कि ये आया था 1820 में, यानी कि जब इनकी डेथ हुई उससे 2 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, शैलीज टू अ स्काईलार्क। ये देखिए यहाँ पे ओड टू स्काईलार्क था, अब टू अ स्काईलार्क आ रहा है। टू अ स्काईलार्क केम आउट विद, तो किसके साथ ये वर्क आया, कौन से वर्क के साथ, कहने का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर हमें यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस अनबाउंड करके है यहाँ पे, प्रोमीथियस अनबाउंड है पूरा जो इसका नाम है। तो ये जो है टू अ स्काईलार्क जो आया था इस वर्क के साथ आया था, प्रोमीथियस अनबाउंड के साथ।
तो ये दोनों कब आए थे, मैंने ऑलरेडी बताया इसमें, ये दोनों आए थे 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं यहाँ पर। शैलीज प्रोमीथियस अनबाउंड रिटन इन 1818 और 19 वाज पब्लिश्ड इन, तो 1818-19 में तो ये लिखा गया था प्रोमीथियस अनबाउंड। तो पब्लिश कब हुआ था हमने बता दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1820 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु डाइड बाय ड्रॉनिंग, तो डूबने से किसकी मृत्यु हुई ये बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैले, पीबी शैले की मृत्यु हुई थी। द प्रोफेटिक वर्ड्स इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, जो ये लाइन है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड हैव बीन अटर्ड बाय, तो किसके द्वारा ये कही गई है, तो ये लाइनें जो कही गई हैं वो पीबी शैले के द्वारा कही गई हैं, पीबी शैले के द्वारा कही गई हैं ये। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो कौन सा इनका वो था वर्क जिसमें ये कही गई थी, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको। ओड टू दी वेस्ट विंड, ओड टू दी वेस्ट विंड, ओड टू दी वेस्ट विंड में ये लाइनें हमें देखने को मिलती हैं। ओड टू दी वेस्ट विंड में ये लाइनें हमें देखने को मिलती हैं, जो कि कब आया था 1819 में आया था। 1819 वो ईयर है जब जॉन कीट्स के 5 ग्रेट ओड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रोमीथियस अनबाउंड वॉज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया प्रोमीथियस अनबाउंड, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीबी शैले के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखिए शैलीज एडोनिस, शैली का जो एडोनिस है वो क्या है, यहाँ पे बताना है हमें। शैली का जो एडोनिस है वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजी है, एलिजी है। और किसकी डेथ पे लिखा गया है ये आप बताएंगे। इन्हीं जो यहाँ पे जो एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले एमसीक्यूज हैं उनके थ्रू आपको पता चल जाएगा किसकी डेथ पे है, तब तक आप गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वीन मैब इज़ एन एस्थेटिक पोम ऑफ, तो क्वीन मैब जो है एस्थेटिक पोम है किसकी है, तो ये भी पीबी शैले की है क्वीन मैब। और क्वीन मैब के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ यहाँ पर। अगर क्वीन मैप के बारे में बात करें, इसको लिखा किस में गया था, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ब्लैंक वर्स का मतलब है सिर्फ वर्स में, यानी कि मीटर, अनराइम्ड था ये, अनराइम्ड इरेगुलर मीटर में इसको लिखा गया था। और ये पब्लिश कब हुआ था, 1813 में ये पब्लिश हुआ था। क्वीन मैप की बात चल रही है, 1813 में ये पब्लिश हुआ था। 1813 में जो है क्वीन मैप पब्लिश हुआ था। और इसमें इसका अगर पूरे टाइटल की बात करें, क्वीन है वो है क्वीन मैप ऑफ philosophical poem, a philosophical poem with notes। क्वीन मैब अ फिलोसॉफिकल पोम विद नोट्स करके है। तो इसमें कितने कैंटोज हैं इनके बारे में बात करें तो कैंटोज इसमें हैं 9, कैंटोज इसमें है 9, कैंटोज की संख्या इसमें कितनी है 9 है। और इसमें जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स की बात करें तो वो कितने हैं यहाँ पे क्वीन मैप में, अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें वो हैं 17। कैंटोज 9 और शॉर्ट नोट 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। तो एस्थेटिक पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है, ये पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है। तो इसके बारे में हमने वो कर लिया। और ये किसको डेडिकेटेड है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे। ये डेडिकेटेड है इनकी यंग वाइफ हैरिट वेस्टबुक को। इनकी यंग वाइफ जो थी हैरिट वेस्टबुक, यंग वाइफ हैरिट वेस्टबुक करके है, तो उनको ये डेडिकेटेड थी। मे भी आप इनके बारे में अगर जानेंगे तो शायद इनकी जो पहली वाइफ थी वही अगर ये हैं तो उन्होंने सुसाइड किया था। तो यंग वाइफ जो है हैरिट वेस्टबुक को जो है ये डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर का 13 नंबर का क्वेश्चन है शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री रिटन इन 1821। तो शैली का जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है 1821 में लिखा गया, वॉज पब्लिश्ड इन, तो कब पब्लिश हुआ ये पूछा जा रहा है हमें। लिखा तो इसको गया था 1821 में, लेकिन ये पब्लिश कब हुआ ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री रिटन इन 1821 पब्लिश्ड इन, तो पब्लिश हो रखा है ये 1840 में। ऑप्शन नंबर डी 13 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
और इसी में बात करें तो ये पोस्टह्यूमसली पब्लिश हो रखा है, यानी कि इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ कब हो जाती है, 1822 में इनकी डेथ हो जाती है। ये देखिए आप 1821 है और 1822 में इनकी डेथ होती है पीबी शैली की, लेकिन ये वर्क इनका पब्लिश होता है कब, 1840 में पब्लिश होता है। और इसी टाइटल पे बेस्ड 2-3 और वर्क हैं। एक डिफेंस ऑफ पोइजी है, डिफेंस ऑफ पोइजी, पोइजी करके है, पोइट्री की जगह डिफेंस ऑफ पोइजी है, जिसको एन एपोलॉजी फॉर पोइजी भी बोला जाता है, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री भी उसको बोला जाता है। और ये वर्क किसका है, अगर इसी से कंपेयर करते हुए इसको लिखें हम डिफेंस ऑफ पोइजी करके, या उसके अदर टाइटल की बात करें एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये लिखा गया था फिलिप सिडनी के द्वारा, फिलिप सिडनी के द्वारा इसको लिखा गया था, किसको, डिफेंस ऑफ पोइजी को। इसी वर्क से हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। और वो वर्क कब लिखा गया था, 1580 के आसपास लिखा गया था उस वर्क को। डिफेंस ऑफ पोइजी को कब लिखा गया था, 1580 के आसपास लिखा गया था, और 1595 में वो पब्लिश हुआ था। और एक और टाइटल है एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है, ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है इनका अगर बात करें तो 4 एजेस ऑफ पोइट्री जो टॉमस लव पीकॉक की है, उसके रिस्पॉन्स में ये लिखा गया था, किसके द्वारा, पीबी शैली के द्वारा, डिफेंस ऑफ पोइट्री। किसके रिस्पॉन्स में, 4 एजेस ऑफ पोइट्री के रिस्पॉन्स में ये वर्क इनका लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑन विच वर्क वॉज शैली वर्किंग व्हेन ही डाइड, तो कौन से वर्क पे वो काम कर रहे थे, कौन सी क्रिएशन उनकी चल रही थी जिस पे वो काम कर रहे थे जब वो उनकी मृत्यु होती है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं यहाँ पे, और करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, द ट्रिम्प ऑफ लाइफ। इसी से रिलेटेड एक और टाइटल यहाँ पे मैं कंपेयर कराना चाहूँगा, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, क्लास 10th में है, जिसमें ट्रिकी एक डॉग का नाम है पेट, तो किसका है वो आप बताएंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रिम्प ऑफ लाइफ जो था इस पे काम कर रहे थे, तो इस दौरान इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये वर्क जो है अनफिनिश्ड वर्क में भी इनके आता है, इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अनफिनिश्ड वर्क ऑफ पीबी शैली पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, द ट्रिम्प ऑफ लाइफ करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर। और इनकी मृत्यु कब हुई, डाइड आपको पता है 1822 में, इनकी मृत्यु कब होती है, 1822 में। 1821 में किसकी होती है, 1821 में होती है जॉन कीट्स की। 1822 में किसकी होती है, पीबी शैली की। और ये इन्हीं के वर्क हैं, क्वीन मैब, एलास्टर, सेंसी और ट्रिम्प ऑफ लाइफ, ये पीबी शैली के वर्क्स हैं। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज कंपोजिशन बाय, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है किसकी कंपोजिशन है, तो ये भी शैली की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंडन हुज व्यूज इज़ दिस, तो किसके व्यूज हैं, कहने का मतलब है ये किसका थॉट है, हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंडन, तो ये पीबी शैली हैं जिन्होंने ये कोटेशन दिया है, यानी कि जिन्होंने ये कहा है, ये लाइनें कह रखी हैं। और ये किस में कह रखी हैं, पीटर बेल दी थर्ड करके इनका एक क्रिएशन है, पीटर बेल दी थर्ड, तो उसमें ये लाइनें हमें देखने को मिलती हैं, हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ, तो शैली को एक्सपेल कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, किस पब्लिकेशन के साथ, किस वर्क के पब्लिकेशन के साथ इनको निष्कासित कर दिया गया, तो वो वर्क था इनका ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, यानी कि नास्तिकतावाद की आवश्यकता, नेसेसिटी। तो ये इनका वर्क था जो कि कब पब्लिकेशन था इसका, 1811 में। 1810 में जो हैं पीबी शैली और इनके फ्रेंड जो हैं हॉग करके हैं, टीजे हॉग, यानी कि टॉमस जेफरसन हॉग, इनके फ्रेंड जो थे टॉमस जेफरसन हॉग करके जो है, ये 1810 में जो है एंटर करते हैं इस यूनिवर्सिटी में, यानी कि इसमें प्रवेश लेते हैं। और उसके बाद बात करें तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो कि 1810 में ये क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये 1811 में जो अपना वर्क यहाँ पे पैम्फलेट है जो
ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इसको पब्लिश कराते हैं, तो इसके साथ ही इनको बाद में क्या कर दिया जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया जाता है, इनको निकाल दिया जाता है, इनको निष्कासित कर दिया जाता है। क्योंकि क्यों निष्कासित किया जाता है, ये जो है उसको एडमिट नहीं करते हैं उस चीज़ को, उसकी ऑथरशिप को, यानी कि किसकी बात करें, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ से इनको एक्सपेल कर दिया जाता है सैली और हक को, फॉर रिफ्यूजिंग टू एडमिट सैलीज ऑथरशिप ऑफ द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। निष्कासित कब किया जाता है, पब्लिकेशन के बाद, जो इनका ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 18th नंबर का क्वेश्चन है, सैलीज जूलियन एंड मेडेलो रिटन इन 1818। तो 1818 में हमने बताया था, 1817 में जो है बायोग्राफी या लिटरेरिया आया था कॉलरिज का, जिसमें फैंसी और इमेजिनेशन की बात हुई थी, और दो टाइप का वहाँ पे इमेजिनेशन बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो और 1817 में इन्होंने एक वर्क लिखना स्टार्ट किया था, किसने, जॉन कीट्स ने एक पोम लिखना स्टार्ट किया था, आपने सुना होगा उसका नाम, जो पब्लिश हो रखा है कब, एंडीमियन, 1818 में ही पब्लिकेशन है एंडीमियन का, जहाँ से एक फेमस लाइन हमें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, और थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जो कि क्लास 12th NCERT इंग्लिश में भी है एक, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर करके। तो 1818 में जो है इनका शैली का वर्क है जूलियन एंड मेडेलो, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है, वॉज पब्लिश्ड इन, लिखा तो 1818 में गया, तो पब्लिश कब हुआ ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं यहाँ पर, और करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर बी 1824 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1824 में इसको पब्लिश कराया गया था। और जूलियन एंड मेडेलो क्या है, एक कन्वर्सेशनल पोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द क्लाउड इज़ अ पोम बाय, क्लाउड किसकी पोम है, तो ये है सैली की, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैली की पोम है क्लाउड। क्लाउड के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो क्लाउड जो है इसको लिखा गया था लेट 1819 और अर्ली 1820, यानी कि बात करें 1819 या 20 के आसपास इसको लिखा गया था, और जो इसका पब्लिकेशन है वो कब है, 1820 में इसको पब्लिश किया गया। और इसके बारे में और बात करें तो ये क्लाउड जो है, इसमें अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये पर्सोनीफाई किया गया है यहाँ पे, पर्सोनीफाई यानी कि पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया है इसका, द क्लाउड का। क्यों यहाँ से क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी एक फेमस लाइन आपने सुनी होगी, आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर करके आपने सुना होगा, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर करके आपने सुना होगा। तो वहाँ पे आई एम डॉटर ऑफ द अर्थ कहने का मतलब अर्थ और वाटर की डॉटर हूँ, किसने, ये जो यहाँ पे क्लाउड पोम में है। तो कहीं ना कहीं इसको क्या किया गया है, पर्सोनीफाई किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो पोइटिक जो डिवाइस की बात करें या जो फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच इज़ सैलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोम, तो सैली की ऑटोबायोग्राफिकल पोम कौन सी है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, और करेक्ट आंसर यहाँ पे है जो एलास्टर करके हो जाएगा। एलास्टर करके जो वर्क है यहाँ पे, यही जो है इनका क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोम है इनकी। और इसका दूसरा टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसका दूसरा टाइटल क्या है, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड करके इसका दूसरा टाइटल है, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, और ये पब्लिश कब हुआ था, 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल्ड कर दिया गया सैली को, कब किया गया, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1811 में इनको एक्सपेल कर दिया गया था। कौन सी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड से। हुज फर्स्ट वाइफ कमिटेड सुसाइड, तो किसकी पहली वाइफ ने जो है सुसाइड किया, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये कौन है, पीबी सैली, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सैलीज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम
अपीयर्ड इन, जो शैली का रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है तो ये अपीयर हुआ था, कब हुआ था ये हमें बताना है यहाँ पर। तो इसमें भी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ेंगे 1817। आपको याद रखना है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये दोनों वर्क आपको याद रखने हैं, तो एक सीक्वेंस में आपको याद भी रहेंगे। और 1818 में क्या याद रखना है, 1818 की जब बात आएगी तो इंडीमियन किसका, जॉन कीट्स का। और इसके अतिरिक्त एक वर्क और आया था, यहाँ पे एक वर्क और आया था जो कि हमने यहीं पे डिस्कस किया था, जूलियन एंड मेडेलो कन्वर्सेशनल पोम है किसकी, शैली की, तो ये भी रिटन हुई थी 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है 1817, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। विच वर्क ऑफ शैली वॉज रिटन इन इरेगुलर अनराइम्ड मीटर, तो कौन सा वर्क जो है शैली का वो लिखा गया इरेगुलर अनराइम्ड मीटर, राइम्ड और अनराइम्ड, अनराइम्ड है, राइम नहीं है, इसमें मीटर है, इरेगुलर मीटर है, रेगुलर मीटर ना होके इरेगुलर मीटर है। इट मीन्स ब्लैंक वर्स, वर्स का मतलब होता है मीटर, ब्लैंक वर्स यानी कि सिर्फ किसमें, ब्लैंक यानी कि खाली मीटर में जिसको लिखा गया हो उसको बोलेंगे। तो ब्लैंक वर्स में जो लिखा गया था वो मैंने अभी बताया था इससे पहले। तो हमें बताना है आंसर, इसका 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, क्वीन मैप। क्वीन मैप के बारे में हमने बताया था, इसमें 17 जो हैं, 17 इसमें जो हैं शॉर्ट नोट्स हैं। और अगर बात करें कैंटोज कितने हैं इसमें, 9 इसमें कैंटोज हैं। और ये पब्लिश कब हुआ था, 1813 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शैली का जो द विच ऑफ एटलस, शैली इज द विच ऑफ एटलस विच वॉज रिटन इन 1820, जो लिखा तो गया था 1820 में, लेकिन पब्लिश कब हुआ था ये पूछा जा रहा है हमसे। तो ये पब्लिश हुआ था पोस्ट्यूमसली 1824 में ये पब्लिश हुआ था, इनकी डेथ के 2 साल बाद। टू ऑटम इज़ अ पोम कंपोज बाय, टू ऑटम जो है ये पोम है, ये किसके द्वारा कंपोज की गई है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पे और करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। टू ऑटम किसकी पोम है, जॉन कीट्स की है। हु इज़ नॉट अ लेक पोएट, तो लेक पोएट में हमने डिस्कस किए थे जब फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो कॉलेज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, सदे हैं, लेकिन कीट्स जो हैं इसमें शामिल नहीं हैं। कीट्स डाइड इन 1821, शैली डाइड इन, तो कीट्स की मृत्यु 1821 में होती है, तो शैली की कब होती है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 1822 में। हु मेड द स्टेटमेंट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, तो किसका स्टेटमेंट है ये है जॉन कीट्स का। और कौन सी पोम है, इंडीमियन। अब यहाँ पे आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपको कलम चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। इंडीमियन जो पोम है वो किसकी है, जॉन कीट्स की। अगर प्ले की बात करें तो जॉन लिली का एक प्ले है इसी सेम टाइटल, उसका भी है इंडीमियन, लेकिन जॉन लिली जो कि यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं, जॉन लिली, उन्होंने लिखा था एक प्ले जो कि कॉमेडी थी, और बात करें उसका सेम टाइटल था उसका भी, इंडीमियन करके। और वो कब पब्लिश हुआ था, 1588 में। 1588 हिस्ट्री के हिसाब से बात करें, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के हिसाब से, तो आप बताएंगे इसके 100 साल बाद मैं बता दे रहा हूँ 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी जिसको कहा जाता है। तो आपके लिए एक हिंट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1588 से रिलेटेड, आर्मडा करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, विच वर्क ऑफ कीट्स डील्स विद द मर्डर ऑफ अ लेडीज लवर बाय हर टू विक्ड ब्रदर्स, यानी कि कौन सा वर्क कीट्स का डील करता है मर्डर ऑफ लेडी, यानी कि एक लेडी की हत्या से, लेडीज लवर, सॉरी लेडी के लवर की हत्या से, बाय हर टू विक्ड ब्रदर, उसके 2 भाइयों के द्वारा। तो इंडीमियन, लेमिया, हाइपीरियन, इसाबेला। इसाबेला करके आपको दे रखा है, इसाबेला है, और ये ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसाबेला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसाबेला का ही दूसरा अगर नाम बात करें तो इसका अदर टाइटल है द पोएट ऑफ बेसिल।
द पोएट ऑफ वेसिल। वेसिल का मतलब होता है तुलसी। तुलसी आपने पता होगा। तो वेसिल, द पोएट ऑफ वेसिल इसाबेला जो है, ये जो पोम है कीट्स की, ये डील करती है मर्डर ऑफ लेडीज लवर बाय हर टू विक्ड ब्रदर्स हु डाइड एट द एज ऑफ 25। तो 25 की एज में किसकी मृत्यु होती है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, सैली, ले हंट, कीट्स, सदे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कीट्स। लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट मेरे को इसलिए है क्योंकि 1795 में इनका जन्म हुआ, 1821 में इनकी डेथ हुई। तो लगभग यहाँ पे अगर बात करें 95 वाले को भी अगर हम काउंट करते हुए चलें, अब अगर इनका डेट अगर हम उसके हिसाब से निकालते हैं, डेट के हिसाब से निकालेंगे तब जाके क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे 26 ईयर, लगभग अप्रॉक्स 26 ईयर यहाँ पे हो रहे हैं। तो जॉन कीट्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जॉन कीट्स केम इन कांटेक्ट विद ले हंट इन द ईयर। तो जॉन कीट्स जो है कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए ले हंट के, तो कौन से साल आए? तो ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हैं, तो करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जो अगले बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।